हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर के हों या सोल के हों। जो भी स्टूडेंट हैं बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में या ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका सिलेबस सभी के लिए सेम है। चाहे कोई रेगुलर का, सोल का, बीकॉम प्रोग्राम का या ऑनर्स का स्टूडेंट है, चारों के लिए सिलेबस सेम है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ एक अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, वीडियोस के कई सारे पार्ट्स आएंगे, यूनिट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो उन सभी को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, सारा कंटेंट कवर करवाऊंगा, जितना भी आपके सिलेबस के अंदर दिया है काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है। जो ये मैं कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ, ये मैं अपनी खुद की जो बुक क्रिएट करी है उसमें से करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये बुक परचेज करने पर अवेलेबल मिलेगी, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका रेलेवेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा कवर करा गया है। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, वो सारे कवर करे गए हैं। उसके अलावा आपके 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर कवर करे गए हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपको एक-एक करके इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मिलने वाली है। तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन लोगों के पास भी ये सब्जेक्ट है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, आज है हमारे पास यूनिट नंबर 1 की पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आज हमें डाउनसाइजिंग से देखना है। इससे पहले का कंटेंट अब वीडियो के 2 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। डाउनसाइजिंग के आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करना है। तो डाउनसाइजिंग होता क्या है? डाउनसाइजिंग इन द वर्कप्लेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टिपिकली एज अ कॉस्ट कटिंग मेजर और इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस नीड। डाउनसाइजिंग का मतलब क्या होता है? जब वर्क प्लेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उन्हें कम करा जाए, उनके नंबर्स को रिड्यूस करा जाए, या तो कॉस्ट को कम करने की वजह से या फिर बिजनेस की नीड्स में चेंज आया है उसकी वजह से। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम डाउनसाइजिंग कहते हैं। डाउनसाइजिंग कैन इन्वॉल्व ले ऑफ, अर्ली रिटायरमेंट ऑफर और अदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स साइज। इसके अंदर हम क्या करते हैं? ले ऑफ कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, या फिर उन्हें अर्ली रिटायरमेंट ऑफर दे देते हैं, या फिर किसी और मेथड से वर्कफोर्स है उसके साइज को कम कर दिया जाता है। वो चीज कहलाती है आपकी डाउनसाइजिंग। While downsizing may be necessary in certain situations to improve efficiency और respond to economic challenges, जो ये डाउनसाइजिंग है वो कई जगहों पर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी काम आती है। इकोनॉमिक चैलेंज है उनके रिस्पॉन्ड में सही से रिएक्ट करने के लिए भी डाउनसाइजिंग का यूज करा जाता है। इट कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, लेकिन इसका जो एम्प्लॉय मोरल है और ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तो हेयर आर सम की कंसिडरेशन रिलेटिंग टू डाउनसाइजिंग। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डाउनसाइजिंग कर रही है तो उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या चीजें हैं वो? नंबर 1 आता है कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग द डाउनसाइजिंग प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपेरेंटली और क्लियरली तरीके से ऑनेस्टली बता देना चाहिए कि कंपनी डाउनसाइजिंग का प्रोसेस यूज करना चाहती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियरली कम्युनिकेट द रीजन फॉर डाउनसाइजिंग। उन्हें रीजन बता देना चाहिए डाउनसाइजिंग का। हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे डाउनसाइजिंग करा जाएगा ये बता देना चाहिए एम्प्लॉय को। व्हाट सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू अफेक्टेड एम्प्लॉय, और जिन एम्प्लॉयों को डाउनसाइजिंग के अंदर हटाया जाएगा उनको क्या क्या बेनिफिट या फैसिलिटीज प्रोवाइड सपोर्ट करेगी कंपनी। ये सारी चीजें क्लियरली बताई दी जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय सपोर्ट। तो डाउनसाइजिंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय हु आर लेड ऑफ और रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डाउनसाइजिंग से क्या होता है? जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन में है, दोनों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस सच एज कैरियर काउंसलिंग, जॉब सर्च असिस्टेंस एंड इमोशनल सपोर्ट कैन हेल्प अफेक्टेड एम्प्लॉय नेविगेट द ट्रांजिशन एंड कोप अप विद द चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या आ जाना चाहिए? जैसे काउंसलिंग हो गया, जॉब सर्च हो गया, इमोशनल सपोर्ट, ये सारी चीजें उसके अंदर आनी चाहिए, जिससे क्या हो, जो अफेक्टेड एम्प्लॉय हैं वो अच्छे से इस चेंज के साथ कॉप अप कर सकें। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ टैलेंट। तो व्हेन डाउनसाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड केयरफुली कंसीडर विच पोजीशन आर क्रिटिकल टू बिजनेस एंड प्रायोरिटाइजिंग रिटेनिंग की टैलेंट।
तो क्या बोला है, जब कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही हो तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, केयरफुली तरीके से ये देखना चाहिए कि किन किन चीजों पोजीशन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत है तो उन्हें रिटेन करके रखे, बाकी जो एक्स्ट्रा की पोजीशंस हैं उन्हें डाउनसाइज करा जाए। नेक्स्ट है मोरल एंड कल्चर। तो डाउनसाइजिंग कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल, ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट। जो डाउनसाइजिंग है उसका एम्प्लॉय के मोरल पर, उनके ट्रस्ट पर और उनकी एंगेजमेंट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोएक्टिवली एड्रेस कंसर्न, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ओपन डायलॉग एंड डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी एंड सपोर्ट फॉर एम्प्लॉय ड्यूरिंग टाइम ऑफ चेंज। क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें प्रोएक्टिवली एड्रेस करना चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए उन एम्प्लॉयज को जिनको डाउनसाइज करा गया है। उन्हें अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए, एम्पैथी और सपोर्ट करा जाए उन एम्प्लॉय को इस चेंजिंग टाइम के टाइम पर। नेक्स्ट है लीगल कंसिडरेशन। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट व्हेन इंप्लीमेंटिंग डाउनसाइजिंग, इंक्लूडिंग adhering to labor law, providing proper notice to affected employee and offering fair service severance package। क्या बोला है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन डाउनसाइजिंग करती है तो उसे लीगल रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर क्या आता है, लेबर लॉज को फॉलो करा जाए डाउनसाइजिंग करते समय, जो एम्प्लॉयज अफेक्टेड हो रहे हैं उन्हें एक प्रॉपर नोटिस दिया जाए, और जो एम्प्लॉय को हटाया जा रहा है उन्हें एक फेयर सीवरेंस पैकेज, मतलब जब कंपनी निकालती है एम्प्लॉय को तो जो पैकेज दिया जाना चाहिए वो सही पैकेज एक दिया जाना चाहिए। फिर है फ्यूचर प्लानिंग। तो डाउनसाइजिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक प्लान दैट कंसीडर लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल, मार्केट कंडीशन एंड वर्कफोर्स नीड। डाउनसाइजिंग क्या है, एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक प्लान है जो कि क्या कंसीडर करता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स को, मार्केट कंडीशन को और वर्कफोर्स की जरूरत को ध्यान में रख के डाउनसाइजिंग करी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन शुड असेस द इम्पैक्ट ऑफ डाउनसाइजिंग ऑन रिमेनिंग एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन का जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे जो बाकी के एम्प्लॉय रह जाते हैं डाउनसाइजिंग के बाद, उनके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर ध्यान रखना चाहिए। टीम्स में क्या डायनेमिक्स आ जाएंगे और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग डाउनसाइजिंग प्लान करनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका डाउनसाइजिंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका वो है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो VRS स्टैंड फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, विच इज अ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू एनकरेज एम्प्लॉय टू वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम देयर पोजीशन। ये क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज को इनकरेज करती है कि वो वॉलेंटरी, मतलब अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो जाएं। VRS is typically used as cost-cutting measure or to reduce the size of workforce in non-coercive manner। VRS क्या है, एक कॉस्ट कटिंग का मेजर है, जैसे डाउनसाइजिंग था वही की उसी की तरह है, लेकिन डाउनसाइजिंग में एम्प्लॉयज को निकाला जाता है और इसके अंदर एम्प्लॉय खुद निकल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। इससे ये किस लिए करा जाता है, या तो कॉस्ट को कट करने के लिए या फिर जो वर्कफोर्स है उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज करा जाता है। ठीक है, employee who opt for VRS usually receive certain benefit or incentives such as lump sum payment, extended healthcare coverage और अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऐसे एम्प्लॉय जो VRS के लिए ऑप्ट करते हैं, मतलब खुद ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो उन्हें क्या मिलता है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि या तो लम सम में कोई पेमेंट मिलती है, या हेल्थ केयर को एक्सटेंड करा जाता है, या कोई और फाइनेंशियल इंसेंटिव उन्हें दिया जाता है। कुछ की पॉइंट्स होंगे VRS से रिलेटेड। तो सबसे पहला है वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन। तो VRS इज अ वॉलेंटरी, मीनिंग दैट एम्प्लॉय हैज द चॉइस टू पार्टिसिपेट और नॉट। जो VRS प्रोग्राम होता है वो वॉलेंटरी होता है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो खुद रिटायर हो सकता है और नहीं चाहे तो वो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। इट इज ऑफन ऑफर टू एम्प्लॉय हु आर नियरिंग रिटायरमेंट एज और हु आर विलिंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंटरली। ये किन एम्प्लॉय को ऑफर करा जाता है, ऐसे एम्प्लॉय जो रिटायर होने वाले हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना चाहते हैं, उन्हें ये प्रोग्राम ऑफर करा जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। तो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट VRS एज अ वे ऑफ रिड्यूस लेबर कॉस्ट, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन और रिस्ट्रक्चर द वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइजेशन कब इसे इंप्लीमेंट करती है, जब ऑर्गेनाइजेशन या तो लेबर की कॉस्ट को कम करना चाह रही है, या स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस को कम करना चाह रही है, या फिर जो वर्कफोर्स है उसे रिस्ट्रक्चर करना चाह रही है। बाय ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉय टू रिटायर अर्ली, ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव कॉस्ट सेविंग इन द लॉन्ग रन। VRS ऑप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, लॉन्ग रन में अपनी कॉस्ट को सेव कर सकती है। नेक्स्ट है लीगल कंसिडरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट व्हेन इंप्लीमेंटिंग VRS। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करनी चाहिए अगर वो VRS के लिए ऑप्ट कर रही हैं।
इंक्लूडिंग प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम, जिसके अंदर जो स्कीम है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इंश्योरिंग फेयरनेस इन सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। एंड अधेरिंग टू लेबर लॉ रिलेटेड टू रिटायरमेंट एंड सिवरेंस बेनिफिट, और जो भी लेबर लॉज वगैरह हैं रिटायरमेंट और सिवरेंस से रिलेटेड वो सारे फॉलो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो एम्प्लॉय हु ऑप्ट फॉर वीआरएस में रिसीव वेरियस बेनिफिट्स सच एज लम सम पेमेंट, एक्सटेंडेड हेल्थ केयर कवरेज, पेंशन बेनिफिट और अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव। जो भी एम्प्लॉय वीआरएस के लिए ऑप्ट आउट करते हैं उन्हें ये सारे बेनिफिट मिलने चाहिए। इनमें से बेनिफिट्स मिलने चाहिए या तो लम सम पेमेंट मिले, एक्सटेंडेड हेल्थ केयर कवरेज मिले, पेंशन का बेनिफिट मिले या कोई और फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान मिले। Impact on workforce and culture, तो implementing VRS can have implication for workforce dynamic, team composition and organization culture। VRS को implement करने से क्या होगा, जो वर्कफोर्स है, टीम कंपोजिशन है और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, इन सभी चीजों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड केयरफुली कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ VRS ऑन रिमेनिंग एम्प्लॉय सक्सेशन प्लानिंग एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। तो ऑर्गेनाइजेशन को केयरफुली ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जो बचे हुए एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे रिलेटेड प्लानिंग करनी चाहिए। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड ऑफ वर्क एंड पर्सनल लाइफ, अलाउइंग इंडिविजुअल टू इफेक्टिवली मैनेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बोथ एरिया विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड और बर्नआउट। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, ये एक इक्विलिब्रियम होता है किसी इंडिविजुअल की वर्क लाइफ के और पर्सनल लाइफ के बीच में, जिससे क्या हो वो अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सके और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सके बिना ओवरवेल्म्ड और बर्नआउट हुए। अचीविंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस इज इसेंशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग, जॉब सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ। एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने के लिए अच्छा वेलबींग होना जरूरी है, जॉब सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है, प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है और मेंटल हेल्थ के लिए एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हैगा हेयर आर सम की पॉइंट रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस। तो नंबर 1 पर हैगा टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस। Prioritizing tasks, setting boundaries and stabilizing a routine can help individual allocate time effectively between work and personal activity। क्या बोला है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। पर्सन अपना जो इंडिविजुअल है वो अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करे, बाउंड्री सेट करे और एक रूटीन स्टेबलाइज करे जिससे वो दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाए अपना, ठीक है। नेक्स्ट हैगा हमारा बाउंड्रीज। तो सेटिंग बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट वर्क फ्रॉम इंक्रोचिंग ऑन पर्सनल टाइम। क्या बोला है, इंडिविजुअल को अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए जिससे क्या हो, जो वर्क लाइफ है और पर्सनल लाइफ है दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाए और जो वर्क लाइफ है वो पर्सनल लाइफ पर इंक्रोच मतलब हावी ना होने पाए। स्टेबलाइजिंग क्लियर बाउंड्रीज सच एज डेजिग्नेटेड वर्क आवर, ब्रेक्स एंड टाइम ऑफ कैन मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। क्या बोला है, इंडिविजुअल को अपनी बाउंड्रीज में क्या क्या सेट करना चाहिए, अपना वर्क डेजिग्नेटेड कर लेना चाहिए, मतलब कितना काम टाइम उसे अपने कितना टाइम अपने काम को देना है, ब्रेक कितने लेने हैं, टाइम ऑफ क्या है, ये सारी चीजें करने से एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता है। नेक्स्ट हैगा फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट सच एज रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल आवर, कंप्रेस्ड वर्क वीक can contribute to better work life balance by allowing individual to adjust their schedule to accommodate personal commitment and preference। क्या बोला है, जो वर्क लाइफ होनी बैलेंस वर्क लाइफ का टाइम पीरियड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें अरेंजमेंट्स होनी चाहिए फ्लेक्सिबल की, अपने अकॉर्डिंग आवर्स फिक्स्ड किए जा सके, मैनेज किया जा सके, कंप्रेस्ड वर्क भी करा जा सके, मतलब अगर वीक में कभी कम काम करना है तो वो भी किया जा सके जिससे एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट हो सके। नेक्स्ट है सेल्फ केयर। तो प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज सच एज एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, हॉबीज एंड सोशलाइजिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। क्या बोला है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए जैसे कि एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, हॉबीज, सोशलाइजिंग। इन सबसे क्या होता है, वेलबींग अच्छा रहता है और स्ट्रेस कम होता है। टेकिंग केयर ऑफ वन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इज क्रूशियल फॉर अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि अगर अच्छा एक वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना है तो उसके लिए एक पर्सन की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो ओपन कम्युनिकेशन विद सुपरवाइजर, कलीग एंड फैमिली मेंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस एंड सीकिंग सपोर्ट व्हेन नीडेड। क्या बोला है, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए जिससे अगर कभी जरूरत पड़े तो किसी की भी मदद ली जा सके, तो इससे भी एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट होता है आपका, ठीक है।
नेक्स्ट है वो हमारा वर्क कल्चर। तो अ सपोर्टिव वर्क कल्चर दैट वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस एंड प्रमोट एम्प्लॉय वेलबींग कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी बैलेंस। क्या बोला है, जो वर्क कल्चर है वो कैसा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, जिससे वर्क लाइफ को सपोर्ट मिले और जो एम्प्लॉय है उसकी वेलबींग है उसे प्रमोशन मिले। इससे क्या होता है, जो एक एम्प्लॉय की हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस की एबिलिटी होती है वो इनहांस होती है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस एंड एडजस्टमेंट। तो रेगुलरली रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस वर्क लाइफ बैलेंस, असेसिंग प्रायोरिटीज एंड मेकिंग एडजस्टमेंट आर नीडेड आर एसेंशियल फॉर स्टेइंग इन कंट्रोल ऑफ वन शेड्यूल एंड वेलबींग। क्या बोला है, एक पर्सन की वर्क लाइफ को रेगुलरली रिफ्लेक्ट करना, प्रायोरिटीज सेट करना और एडजस्टमेंट जहाँ जहाँ जरूरी चेंजेस हैं वो चेंजेस करना है। इससे क्या होता है, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट होता है अगर वो अपनी जो डेली का टाइम है उसे इस तरीके से मैनेज करेगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वर्क लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट फिनिश हो जाता है और यहीं पर आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट था वो सारा मैंने आपको इसमें कवर करवा दिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।